हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो अभी जुलाई 2023 में जो जून 2023 के एग्जाम जुलाई में हुए थे, उसमें जो आपका सिलेबस 2016 का पेपर नंबर 10 था, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही है सॉल्यूशन डिस्कशन की वो इसी पेपर की आ रही है। तो सबसे पहले इस बार मैं आपके साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ था आपका जून 23 के लिए जुलाई 23 में जो एग्जाम हुआ था पेपर नंबर 10, उसका आज हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं एक तरीके से डिटेल में। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको पहला जो पोर्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सॉल्यूशन कराऊंगा। मतलब आज की वीडियो में हम 50 मार्क्स का जो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था, जो कि ज्यादा ट्रिकी था इन कंपैरिजन बात करें एफएम के कंपैरिजन में, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सर, जैसा कि हम सबको पता है कि 100 नंबर का हमारा पेपर हुआ था, 3 घंटे हमें टाइम अलाउ हुआ था। और अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर था दिस पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से आज हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे। 50-50 मार्क्स, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है और इसके अंदर भी सेक्शंस है। ठीक है सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट ए था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज ऑफकोर्स 50 मार्क्स की होती है और इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर आपको एमसीक्यू हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ये देखने को मिलते हैं। और सेक्शन 2 के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, सिमिलरली एफएम में भी ऐसा ही होता है। 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सर ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये जो पार्ट ए है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम यहां पे बनाने वाले हैं। मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। आज मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सॉल्यूशन बना के लाया हूं, आज मैं आपके सामने यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। रीजन है उसके पीछे, सर रीजन ये है, सॉल्यूशन बना हुआ जो था, अगर मैं बनाकर लाता इसका सॉल्यूशन तो उसको आपको समझने में दिक्कत होती। रीजन बीइंग कि क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हैं, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी इन कंपैरिजन में कि मैं आपका सामने सॉल्यूशन बना के लाता और टिक मार्क करके बताता कि आपको ये करना था। तो इसी वजह से मैंने इस पार्ट में आपके सामने सॉल्यूशन पहले नहीं बनाए, आपके साथ ही सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपके सामने ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, वैसे ही जितने भी मेरे पेपर होते हैं इंटर लेवल, फाइनल लेवल पे, उन सब के लिए मैं हमेशा सजेस्टेड आंसर आपके लिए लेकर आता हूं एग्जाम होने के बाद। इसके अलावा जब भी एग्जाम होते हैं उससे 2 से 3 महीने पहले हम रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम आपको कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सेक्शन के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन कवर किए गए। जैसा कि हमें पहले से ही पता होता है कि सर इस सेक्शन के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू दिए गए, एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू दिए गए, एक एक नंबर के 4 मैच द फॉलोइंग दिए गए और सिमिलरली एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स दिए गए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शन है, उसमें से अपने को करेक्ट सिलेक्ट करना है।
यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर। अब एग्जाम में मैं बात करूं तो आपको केवल इतना ही लिखना होता है कि 1 का आंसर क्या है, ए बी सी या डी, बस इतना ही लिखने की जरूरत होती है 1 नंबर में। बट सर जब तक सॉल्व करके नहीं देखोगे आंसर कैसे लिखोगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें यहां पे ध्यान देना डेटा किस तरीके से दिया गया, पर्टिकुलर्स। एक तो आपके पास अप्रैल से 30 जून का डेटा है और एक आपके पास 1 जुलाई से 31 मार्च का डेटा है। बस कहानी यही पे थी जो भी थी, क्योंकि नॉर्मली हमें आदत क्या होती है सर, हमें यहां पे चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट या चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन आउटपुट करके कैलकुलेशन करने की आदत होती है। लेकिन यहां पे कहानी यह है कि सर ये तो 3 महीने का डेटा है और ये 9 महीने का डेटा है। तो इस सिचुएशन में आप सीधा सीधा अपना चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स या फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। सर देख लेते हैं डेटा क्या है। सेल्स गिवन है एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट, 10 लाख की। सर अगर 10 लाख रुपए की सेल है और 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हो, मतलब 10,000 यूनिट बेच रहे हो। सिमिलरली यहां पे 9 महीने में 35 लाख की सेल है 100 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, इट मींस 35,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो। आपको टोटल कॉस्ट भी बता दी है, क्वेश्चन की डिमांड आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके देनी। तो सर ये क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर है बट उतना इजी नहीं है, उतना डायरेक्ट नहीं है जितना नॉर्मली हुआ करता है। रीजन इसके पीछे ये है कि सर इसमें जो पीरियड है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल पीरियड होता बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाती, बट इक्वल पीरियड नहीं होने की वजह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। तो सर कैसे सॉल्व करना है, देखो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है दैट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर बिल्कुल क्लियर है हमारा ये कॉन्सेप्ट। साथ में हमारा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर है कि सर जो टोटल कॉस्ट होती है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को जब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है। और सर फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटलिटी में ही हम कंसीडर करते हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। आप अगर यहां पे देखोगे तो सर आपके पास टोटल कॉस्ट दोनों पीरियड की गिवन है। अगर आप बात करते हो अप्रैल से लेकर अप्रैल टू जून की, तो सर हमारे पास टोटल कॉस्ट यहां पे अप्रैल से जून की गिवन है 3,90,000 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी एक्स है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। आप यहां पे इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो। सर 10 लाख रुपए की सेल है 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, मतलब 10,000 यूनिट। सर 10,000 यूनिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी सर मेरे को क्वेश्चन में नहीं पता क्योंकि वही तो क्वेश्चन की डिमांड है। तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ है वो वाई है। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर मंथ जो है वो वाई है। तो मेरे यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जो आ जाएगी 3 महीने के लिए वो 3y आ जाएगी। तो मैंने यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम किया है, लिख देता हूं यहां पे। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम किया है x और फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ एज्यूम करा है y। तो ये 3 महीने का 3y हो गया। तो ये आ गया सर, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो ये आ गया 10,000x प्लस 3y इज इक्वल टू 3,90,000। सर ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई। सिमिलरली आप जुलाई से लेकर मार्च तक का डेटा कंसीडर करोगे। सर जुलाई से लेकर मार्च तक हमारी टोटल कॉस्ट है 13,20,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स लेकर चल रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट इस पीरियड में 35 लाख डिवाइड बाय 100, इट विल बी 35,000 यूनिट्स और फिक्स्ड कॉस्ट विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर इट विल बी 13,20,000 इज इक्वल टू, सर यहां पे अगर आप बात करते हो तो 35,000 एक्स तो ये हो गया। अब ध्यान देना हमने y एज्यूम किया था फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ और यहां पे 9 महीने कवर्ड है तो इट विल बी 9y। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है 35,000 एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 13,20,000।
बस सर अब तो आपको पता ही है कि जब हमारे पास इस तरीके से दो इक्वेशंस आ जाती है तो ये लीनियर इक्वेशन हम इजीली सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। सर पहली इक्वेशन 35,000x, मतलब दूसरी इक्वेशन पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस 9y इज इक्वल टू 13,20,000, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी 10,000x प्लस 3y इज इक्वल टू 3,90,000। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सी इक्वेशन लिखते हो बाद में कौन सी। अब हमें यहां पे किसी को कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 10,000x इंटू 3 30,000x प्लस 3y इंटू 3 9y इज इक्वल टू 3,90,000 इंटू 3 11,70,000। और सेकेंड इक्वेशन यहां पे रख दो 35,000x प्लस 9y इज इक्वल टू 13,20,000। ये साइन चेंज कर दिया लीनियर इक्वेशन में, 9y से कैंसिल हो गया, तो सर ये बच गया आपका माइनस का 5,000x इज इक्वल टू 1,50,000, वो भी माइनस का। तो सर माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 रुपीज। x आ गया आपके पास 30 रुपए। सर x क्या एज्यूम करा था आपने? x आपने एज्यूम करा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है और मैं पहला ही पीरियड जो है वो कंसीडर कर लूं, दैट इज अप्रैल से लेकर जून तक का, तो इसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 3,90,000, नंबर ऑफ यूनिट थी 10,000। तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करोगे तो 30 रुपए पर यूनिट है, 10,000 यूनिट आप बना रहे हो, इसका मतलब 3 लाख रुपए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सिंपल, अगर आपके पास जो 3,90,000 रुपए गिवन है उसमें अगर 3 लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो सर इसका मतलब 90,000 रुपए जो है वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर। और ये 90,000 रुपए टोटल फिक्स कॉस्ट कितने पीरियड की है? सर 3 महीने की। और क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? फिक्स कॉस्ट पूरे साल की। तो सर पूरे साल की फिक्स कॉस्ट बता दो। टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे साल की बात करोगे तो सर अगर 90,000 रुपए 3 महीने की कॉस्ट है तो 12 महीने की कॉस्ट होगी 3,60,000 रुपए, 3,60,000। तो सर इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था एक नंबर की वेटेज में, जो कि बच्चा डाइजेस्ट ही नहीं करता कि क्या इसका आंसर एक नंबर में इतना लेंदी भी हो सकता है। क्योंकि अप्रॉक्स में बात करूं सर 5 नंबर की वेटेज का सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में रखा गया। तो नो डाउट इस क्वेश्चन को आई थिंक बहुत कम बच्चे सही सॉल्व कर पाए होंगे। सबसे बड़ी बात, मोस्टली अपने को आदत क्या होती है सर, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट लेने की। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, देन सेग्रीगेशन जैसे किया करते हैं वैसे सेग्रीगेशन कर देते हैं। बट वो तब अप्लाई हो पाता है जब ये दोनों कॉलम के अंदर पीरियड जो है वो सेम गिवन हो। तो यहां पे इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 3,60,000 रुपए। तो एक नंबर के लिए मैं यही कहूंगा ये क्वेश्चन बच्चों के साथ अन्याय है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बच्चों के साथ अन्याय है। सर कुछ भी कर ले बच्चा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे को अगर आता भी होगा तो भी 3, 4, 5 मिनट आराम से लगने। चल, ये जो क्वेश्चन था पॉइंट नंबर 1, सर ये टफ क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंगली, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने शायद गलती करी। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, सर वो इजी था। इस तरीके के क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में बजट एंड बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में कवर भी करते हैं। सेकंड पॉइंट, इजी क्वेश्चन, बजटेड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 8,000 यूनिट। सर आपको सेल्स बता दी है 8,000 यूनिट। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हैं, द क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स ऑन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹20,000 एट ₹20।
सर अगर 20,000 रुपए की वैल्यू और 20 रुपए पर यूनिट है, इसका मतलब 1000 यूनिट हो गई, 1000 यूनिट्स हो गई। लेकिन ये 1000 यूनिट पिछले साल की है, पिछले साल की है, तो सर ये हो गया ओपनिंग स्टॉक इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एट द एंड ऑफ द बजट ईयर एक्सपेक्टेड क्लोजिंग फिनिश स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 2700 यूनिट। इस साल के एंड में 2700 यूनिट आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सर ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 3%। सर अब यहां पे चल रहा था प्रोडक्ट एक्स, यहां पे कह रहे हैं प्रोडक्ट ए। दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक इन क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट एक्स ही होगा। प्रोडक्ट एक्स का पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट है 3% का। क्वेश्चन की सिंपल डिमांड थी कैलकुलेट द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। अब आप यहां पे ए कर लो या यहां पे एक्स कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन ये डेटा एक ही क्वेश्चन का चल रहा है। तो ये जस्ट एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ऊपर 2 जगह प्रोडक्ट एक्स दे दिया और नीचे 3 जगह प्रोडक्ट एक्स बोल दिया, देन नीचे 2 जगह प्रोडक्ट ए लिख दिया। तो ये जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर सकते हो और अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो। सर इसका सॉल्यूशन तो सिंपल होता है, आप इसमें सबसे पहले सेल्स यूनिट लिया करते हो। सेल यूनिट गिवन थी आपके पास 8000 यूनिट्स, इसमें आप ऐड करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप यहां पे 2700 यूनिट्स मेंटेन करना चाह रहे हो, इसमें से माइनस करते हो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली 1000 यूनिट आएगी। 20,000 रुपए की अगर वैल्यू है 20 रुपए के अकॉर्डिंगली, तो सर 1000 विल बी यूनिट्स। तो आपका वैसे तो प्रोडक्शन कैलकुलेट होके आ रहा है यहां पे 9700 यूनिट्स, लेकिन अगर कोई भी डिफेक्टिव यूनिट, कोई भी स्क्रैप होता है तो वो हम ऐड किया करते हैं। तो यहां पे रिजेक्शन गिवन है, रिजेक्शन गिवन है, और ये जो रिजेक्शन होगा वो किसका रिजेक्शन होगा, ये जो लास्ट में वैल्यूज निकल के आएगी इसका रिजेक्शन होता है। तो सर सिंपल सी बात ये है कि ये जो वैल्यू है 9700 दैट विल इंडिकेट 97%। तो अकॉर्डिंगली क्योंकि 3% का रिजेक्शन है, तो अकॉर्डिंगली आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे। जब आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो इस 10,000 का 3% 300 यूनिट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और आपके पास जो नेट प्रोडक्शन है वो बच जाएगा 9700 यूनिट। तो इसका फाइनल आंसर 10,000 यूनिट है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में किया करते हैं। बी विल बी योर फाइनल आंसर, बी विल बी योर फाइनल आंसर। तो सर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए इजी था, इसमें आपको 1 में से 1 नंबर मिल जाता और ये आप 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान देना क्या है। कहते हैं एवरेज ऑफ एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹22.5। कहते हैं जब हम एक्चुअल प्राइस पर केजी और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो ये 22.5 आता है। चलो इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं ताकि इजीली हम इसको समझ सकें। एक्चुअल प्राइस को मैं एपी से इंडिकेट कर रहा हूं और स्टैंडर्ड प्राइस को एसपी से। क्वेश्चन है इन दोनों का एवरेज जो है वो 22.5 है। इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है एपी प्लस एसपी, एक्चुअल प्राइस प्लस स्टैंडर्ड प्राइस, और इसका एवरेज करने के लिए ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 22.5 आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, इसका मतलब एक्चुअल प्राइस प्लस स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 2 इंटू 22.5, इट विल बी 45। तो एक तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, एपी प्लस एसपी इज इक्वल टू 45। देन कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज 16 kg। कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का डिफरेंस 16 है। तो इसका मतलब सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी
और एक्चुअल क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो है 16। तो एक तरीके से ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई सर, एस क्यू माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 52 केजी है। सर अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का एवरेज किया जाए तो ये 52 केजी है। इट मींस क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं एस क्यू प्लस ए क्यू और इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो सर ये 52 आ रहा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं एस क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 52 104। तो यहां से आपके पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर मेरे पास जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है दोनों में ही एस क्यू और ए क्यू यूज हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सर सेकंड इक्वेशन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 16, जबकि थर्ड इक्वेशन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्लस एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 104। तो यहां पे जब साइन चेंज होंगे तो आपका एस क्यू जो है वो हो गया कैंसिल और जो ए क्यू है वो हो गया -2 ए क्यू इज इक्वल टू 104 माइनस 16, इट विल बी -88, माइनस हो गया माइनस से कैंसिल। अकॉर्डिंगली आपको यहां से ए क्यू पता चल गया 44 और जैसे ही आपको एक्चुअल क्वांटिटी पता चली 44, सर एस क्यू माइनस ए क्यू 16 है या फिर आप कह सकते हो एस क्यू प्लस ए क्यू 104 है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल 104 है जिसमें से एक्चुअल क्वांटिटी 44 है, तो 104 माइनस 44 सर 60 विल बी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर दोनों 104 है जिसमें से 44 इज द ए क्यू, तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बच गई आपकी 60। तो 44 यूनिट्स ए क्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60। सर वैसे तो अगर मैं बात करूं तो इसकी वैसे जरूरत भी नहीं थी, बट इन दोनों का डिफरेंस 16 था तो हमने इसको सॉल्व तो कर ही लिया। अब ध्यान देना इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है। फाइनली कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 100 फेवरेबल है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन चाहता है हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करके दें। सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी कैलकुलेट हो जाएगा, एक बार मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जरा फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसको ओपन करके लिखता हूं मैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। बिल्कुल ठीक है। एज पर क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है पॉजिटिव में 100। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर ली है 60 यूनिट्स, इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर ली 44, अब इसको आपने एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। सर एक्चुअल प्राइस यहां पे लिखूंगा तो फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आप यहां पे देखो कि एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 45 था। अगर मैं इस इक्वेशन को घुमाऊं तो सर एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड प्राइस इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 45 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, 45 माइनस में स्टैंडर्ड प्राइस। तो सर यहां पे एक्चुअल प्राइस ना लिख के मैं यहां पे लिखूंगा 45 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 60 एसपी माइनस 44 इंटू 45, 44 इंटू 45 इट विल बी 1980, देन 44 एसपी, ये माइनस का 44 एसपी है तो सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस से 44 एसपी। इसको सॉल्व कर लो फर्दर। 100 सर ये इधर आकर प्लस में 1980 हो जाएगा,
और ये 60 एसपी भी पॉजिटिव है, 44 एसपी भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया 104 एसपी। तो यहां से आप इजीली अपना स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लोगे। इट विल बी 2080 डिवाइडेड बाय 104, इट विल बी 20 रुपीज। और जैसे ही आपको ये स्टैंडर्ड प्राइस 20 पता चला, सर आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन की डिमांड थी मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप कैलकुलेट करके बैठे हो 60, एक्चुअल क्वांटिटी 44, स्टैंडर्ड प्राइस 20, आंसर विल बी 320 फेवरेबल। तो आंसर विल बी 320 फेवरेबल, ए विल बी योर फाइनल आंसर। लेकिन बात यह है कि सर ये एक नंबर का क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करने में आपको इतना दिमाग यूज करना पड़ रहा है। कम से कम मैं बात करूं 5 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नंबर की वेटेज के हिसाब से गलत क्वेश्चन भी है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है। गलत का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, बट एक नंबर के अकॉर्डिंगली एक नंबर के क्वेश्चन को करने में अगर आपको 5 मिनट कंज्यूम हो रहे हैं, सर कहीं ना कहीं अन्याय है हमारे साथ। तो ये क्वेश्चन भी एक टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में आप कह सकते हो, जो पॉइंट नंबर 3 था। आंसर इसका फाइनल 320 फेवरेबल आएगा, जो मैंने आपके सामने सॉल्व करके रखा। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन था, सर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से एक नंबर तो आना चाहिए अगर आप पढ़ के गए हो तो। क्या है? कैलकुलेट द एफिशिएंसी रेशियो इफ कैपेसिटी एंड एक्टिविटी रेशियोज आर 96% एंड 90.24% रेस्पेक्टिवली। सर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सॉल्व कर देते हैं इसको। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशियो। एज पर क्वेश्चन एक्टिविटी रेशियो है 90.24, आप लिख सकते हो 0.9024 इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो सर अपने को कैलकुलेट करके देना है ER। कैपेसिटी रेशियो आपके पास गिवन है 96%, आप लिख सकते हो 0.96। तो सर यहां से आपको आपका एफिशिएंसी रेशियो पता चल गया 0.9024 डिवाइडेड बाय 0.96, इट विल बी 0.94, मतलब 94%। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में 1 मिनट आपको सॉल्व करने में नहीं लगने वाला। बी विल बी योर फाइनल आंसर 94%। इसके बाद सर फिफ्थ और सिक्स्थ जो दिए वो काफी इजी थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। पॉइंट नंबर 5 कहता है अगर ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा तो ऑफ कोर्स सर ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेट कम होगा। ढूंढ लो, ब्रेक इवन पॉइंट कम होने का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा, तो सी या डी में से आंसर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेट आपका कम होगा, तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज और रेट ऑफ प्रॉफिट कम, डी गिवन है, डी विल बी योर फाइनल आंसर। इसमें भी आपका एक में से एक नंबर आना चाहिए। मतलब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि सर ये इजी है ये टफ है, एक्चुअल में ये पेपर होने के बाद बच्चों का व्यू ये रहता है कि सर बहुत ज्यादा टफ पेपर था, 40 नंबर भी आने मुश्किल है। लेकिन देखो एक बात अपने को यहां पे एग्री करनी पड़ेगी, सर लास्ट टाइम भी कॉस्ट एंड एफएम का पेपर काफी ज्यादा ट्रिकी आया था, इस बार भी कॉस्ट एंड एफएम का पेपर काफी ट्रिकी आया है। आगे भी आप फ्यूचर में कॉस्ट एंड एफएम का पेपर जो है वो ट्रिकी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सर इस तरीके के पेपर अगर बार बार आने शुरू हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है कि आप आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ के जाना शुरू कर दोगे, नहीं पढ़ के जा सकते। जो इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल में देगा, मॉक टेस्ट में देगा, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर होंगे वही तो पढ़ के जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि एक सब्जेक्ट में अगर पेपर टफ आ रहा है तो आप 10 बुक्स उसी की पढ़नी शुरू कर दोगे या सारा टाइम उसी पे लगा दोगे, सर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरीके के पेपर में पास कैसे हुआ जाए, इसकी ट्रिक यही है कि सर जो इजी क्वेश्चन है वो तो करो,
अब ये जो पेपर पूरा सॉल्व होगा, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स हम इसमें फिर भी लेकर आ सकते हैं। आज मैं 50 में से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में एफएम कराऊंगा तो 50 में से उसमें बताऊंगा। तो इस तरीके के पेपर में भी आप 60 के अराउंड मार्क्स लेकर आ सकते हो अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो, सिंपल सी बात है। और 60 मार्क्स तो सर कम थोड़ी ना होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो टफ पेपर भी ऐसा नहीं होता कि भाई 100% चीजें आउट ऑफ सिलेबस है या 100% चीजें टफ है, ट्रिकी है, नहीं, कुछ चीजें उसमें इजी भी होती है। लेकिन होता क्या है, एज ए ह्यूमन नेचर एग्जाम की नर्वसनेस के चक्कर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन अगर टफ है तो हम पूरा पेपर खराब कर देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टफ पेपर में भी बहुत कुछ इजी होता है, वो आपको फाइंड आउट करके सॉल्व करना है। सर 6th तो ज्यादा इजी था। बजटेड प्रोडक्शन क्या होता है, सर अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ढूंढ लो, सेल्स तो हर एक में गिवन है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है, सर प्लस क्लोजिंग स्टॉक किया गया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक किया गया है बी और सी के अंदर, तो बी या सी में से होगा। माइनस होता है ओपनिंग स्टॉक, तो सर बी में सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया गया, तो बी विल बी योर फाइनल आंसर। एक नंबर इसमें भी आ गया। मतलब आप देखोगे नो डाउट पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, सर ये दो क्वेश्चन ट्रिकी होने के बावजूद भी तो हम 6 में से 4 नंबर तो लेकर आ ही सकते थे ना। लेकिन बच्चे को क्या है, बच्चे को ये सब टफ पेपर उन दो के चक्कर में बाकी 4 भी खराब कर देते हैं। तो आपको इस तरीके के टफ पेपर में ढूंढना पड़ेगा सर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं बहुत इजीली अटेम्प्ट करके मार्क्स ग्रैब कर सकता हूं। 6 में से 4 नंबर आप यहां पे इजीली ग्रैब कर सकते थे। इसके बाद बी पॉइंट की तरफ बढ़े तो सर एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हमसे यहां पे मैच द फॉलोइंग पूछे गए, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट था। और ये मैच द फॉलोइंग मैंने आपको बिट क्वेश्चन की जब बुकलेट सॉल्व करवाई थी उसमें भी करवाए थे। मैच द स्टेटमेंट अंडर कॉलम 1 with the most appropriate statement under column 2. You may opt to write only the numeral and the matched alphabet instead of copying the content into the answer book. सर कुछ नहीं करना, केवल नॉर्मल न्यूमरल लिखना है, इधर अल्फाबेट लिखना है बस। वेरिएंस एनालिसिस, जीरो बेस बस्टिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक की फैक्टर। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस की अभी तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है। तो सर सबसे पहले आप थर्ड को ही मैच कर दो प्रॉफिटेबिलिटी रेट के साथ, तो थर्ड का आंसर होगा ई, थर्ड का आंसर होगा ई। इसके बाद वेरिएंस एनालिसिस, सर वेरिएंस एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो इट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेट करता है एंड इट इज द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक। तो सर वेरिएंस एनालिसिस को आप मैच कर दो सी के साथ। जीरो बेस बस्टिंग एक डिसीजन पैकेज होता है, याद करवा करवा के मैं परेशान हो गया आपको। बिट क्वेश्चन की बुकलेट में कितनी बार तो ये क्वेश्चन दे दिया इंस्टीट्यूट ने। और की फैक्टर क्या होता है, सर की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो लिमिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी एफ। तो इसमें आपके 4 में से 4 नंबर आने चाहिए, भले ही कितना ही टफ पेपर क्यों ना हो। तो सर 6 और 4 10 में से 8 नंबर लेकर आ सकते हो, 10 में से 8 नंबर लेकर आ सकते हो। इस तरीके के टफ पेपर में ऐसे ही मार्क्स समेटने पड़ते हैं। सर 8 नंबर आ गए, आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स, सर ट्रू फॉल्स भी इजी थे, ट्रू फॉल्स भी इजी थे। पहला ट्रू फॉल्स था यहां पे स्टैंडर्ड आवर, यहां पे बोला स्टैंडर्ड आवर इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और अमाउंट विच शुड बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर अंडर गिवन कंडीशन। सर यहां पे आप आवर की बात कर रहे हो, यहां पे आउटपुट की बात कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ये फॉल्स है। तो स्टैंडर्ड आवर जो है वो ये इंडिकेट नहीं करता कि 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाते हो। सर स्टैंडर्ड आवर इंडिकेट करता है 1 यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगेगा। ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड, परफॉर्मेंस बजटिंग इज ए टेक्निक अंडर विच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर एस्टैब्लिश्ड। बिल्कुल परफॉर्मेंस बजटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है और कंपैरेटिवली जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है उसको मेजर करके उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। And the targets in term of physical performance are set for each responsibility center. हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने टारगेट सेट किए जाते हैं। सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट,
फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सर, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है जब जब आपका प्रोडक्शन चेंज होता है। बट वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो रिमेन फिक्स। बिल्कुल सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, जितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से टोटलिटी में वो चेंज हो जाती है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट था, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट था। और फोर्थ, इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज हाई एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। सर ये भी तो पीछे की तरह ही क्वेश्चन है जो आपने एमसीक्यू के अंदर पॉइंट नंबर 5 किया था। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा। सर ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेट कम होगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है द बिजनेस विल स्टार्ट मेकिंग ए प्रॉफिट एट हाई रेट अर्लीस्ट। सर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी आपके 4 में से 4 नंबर आने चाहिए थे। ये 4 क्वेश्चन जो है सिंपली मैं कहूंगा ये ट्रू फॉल्स जो है सर, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों आप प्रैक्टिकल बेस पे कर सकते हो, और ये जो सेकंड है ये आपको बिट क्वेश्चन की बुकलेट में देखने को मिल जाता है। तो सर इसमें भी आपके 4 में से 4 नंबर आने चाहिए थे, आने चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आप सही करके आए हो तो आएंगे भी। तो इसका मतलब सर 14 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पेपर था अभी तक का, इसमें मैं 14 में से 12 मार्क्स लेकर आ सकता हूं। 12 नंबर अगर आपके 14 में से आ सकते हैं वो तभी आएंगे जब आप पॉइंट 1 और पॉइंट 3 को लेकर अपना टाइम वेस्ट ना करो, कंफ्यूजन ना हो। आप ये मान के चलो ना, जब तक आप यहां तक कर रहे हो आप ये मान के चलो सर मेरे लिए क्वेश्चन पेपर 100 का नहीं है, 98 का है, सिंपल बात। तो कहीं ना कहीं आप पेपर को ज्यादा बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। पेपर तो देखो कोई ना कोई तो टफ आएगा। और इस बार और पिछली बार की मैं बात करूं तो सेकंड ग्रुप में इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट एंड एफएम को अपना बेस बना रखा है। पिछली बार भी कॉस्ट पे एफएम का पेपर काफी ज्यादा ट्रिकी था, इससे भी ज्यादा ट्रिकी था, इस बार भी ज्यादा ट्रिकी है। चलिए इसके बाद जब सेक्शन 2 की तरफ मूव करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए बीच में ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सामने सर 4 क्वेश्चन होते हैं, 2, 3, 4, 5, और उसमें से अपने को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 12 नंबर की होती है, क्योंकि 14 मार्क्स के क्वेश्चन आप सेक्शन 1 में अटेम्प्ट कर चुके होते हो, तो बाकी अब आपको 36 मार्क्स के क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, तो 12-12 नंबर के 3 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है सर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 2 जब देखा तो इसमें 2 पार्ट थे, ए और बी, और दोनों ही 6-6 नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 2A की तरफ बात करें तो सर क्वेश्चन नंबर 2A यू कैन से सर दिस इज कवर्ड फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2A, GYC लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास ईयर 1 और ईयर 2 का डेटा है। ध्यान से देखोगे तो सर ईयर 1 में लॉस है, ईयर 2 में प्रॉफिट है। ईयर 1 की कॉस्ट गिवन है, ईयर 2 की कॉस्ट गिवन है। कहते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर दैट इज थर्ड ईयर द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड 33.13% रेस्पेक्टिवली। कहते हैं तीसरे साल में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो तो 20% से कम हो जाएगा, और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 33.13% से कम हो जाएगी, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25%, फिक्स्ड कॉस्ट 25% से बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट द सेल्स, सेल कैलकुलेट करके बताओ, सो एज टू अर्न ए रिटर्न ऑफ 30% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर हमें प्रॉफिट चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड का 30%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, तो कहते हैं वर्किंग कैपिटल जो है वो होगा सेल्स का 25%। वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ सेल्स, सेल का 25% होगा वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल में ही कह रहे हैं एंड 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो सेल्स का 25% और कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% है। तो सर यहां पे आप सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो।
क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स या पर यूनिट तो डेटा है नहीं, तो पीवी रेशियो अप्लाई होगा। लेकिन इसके लिए आपको ईयर 1 और ईयर 2 का बेस लेकर कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सर हेडिंग पुट कर दिया आंसर नंबर 2A। मैं यहां पे ईयर 1 और ईयर 2 के बेसिस पे ईयर 3 का डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। सर ये हो गया अपना ईयर 1, ये हो जाएगा अपना ईयर 2, और इन्हीं के बेसिस पे हम ईयर 3 का डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, ये सब। सर हम सबको पता है कि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या फिर लॉस। यही कहानी होती है। सर अगर मैं बात करूं तो ईयर 1 में आपका लॉस है 40,000 का, ईयर 1 में आपका ये लॉस है 40,000 का, और क्वेश्चन ने कहा ईयर 1 में कॉस्ट जो है वो 108% ऑफ सेल है। सर मेरी जो कॉस्ट है वो सेल्स का 108% है। हम सबको इस बात का पता है, हम सबको इस बात का पता है कि सर जो सेल होती है दैट इज इक्वल टू ऑफ कोर्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर बिल्कुल पता है। मुझे यहां पे प्रॉफिट की बजाय लॉस गिवन है, तो सर ये माइनस लॉस हो जाएगा। बात तो एक ही है। क्वेश्चन ने कहा कि सेल्स हमें नहीं बताई कितनी है, तो सर मैं यहां पे अगर सेल्स को एक्स एज्यूम कर लूं, तो क्वेश्चन कहता है जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट सेल्स का 108% लेना है। तो अगर सेल एक्स है तो इसका 108% होगा सर 1.08x, माइनस लॉस अपने को पता है 40,000 है। तो सर इसको सॉल्व करके आप अपना सेल वैल्यू और कॉस्ट तो निकाल ही सकते हो। कितना आ जाएगा देख लो। सर x ये इधर आकर माइनस 1.08x इज इक्वल टू माइनस का 40,000। तो सर यहां से आपको आपका x पता चल गया, माइनस 40,000 अपॉन में माइनस का 0.08, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। तो सर यहां से आपको आपकी सेल पता चल गई 5 लाख रुपए। आपने x एज्यूम किया था 5 लाख रुपए। अगर आपकी सेल 5 लाख है और क्वेश्चन कहता है कॉस्ट जो है वो 108% ऑफ सेल है, तो सर आपकी कॉस्ट आ गई 5,40,000। सेल्स तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 5 लाख रुपए। फिलहाल कॉस्ट का मेरे को बाइफिकेशन नहीं पता, तो मैं यहां पे नहीं लिख पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ईयर 2 की बात करते हैं। सर ईयर 2 में क्वेश्चन ने कॉस्ट बताई है, प्रॉफिट कहते हैं 24% ऑफ सेल लेना है। कहानी तो यही अप्लाई होगी, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर फिर से मैंने सेल्स को एक्स एज्यूम कर लिया है। इस बार क्वेश्चन ने मेरे को कॉस्ट बता दी है 11,40,000, प्लस प्रॉफिट चाहिए था मेरे को यहां पे 24% सेल का। तो अगर आप सेल एक्स एज्यूम करके चल रहे हो तो इसका 24% 0.24x। तो सर यहां से आपको आपका x पता चल जाएगा, x माइनस 0.24x, ये इधर आकर माइनस हो गया, x माइनस 0.24x इज इक्वल टू 11,40,000। तो x विल बी इक्वल टू 11,40,000 डिवाइडेड बाई 0.76, ये आ गया 15 लाख। तो सर आपको सेल पता चल गई है, आपने एक्स एज्यूम किया था 15 लाख, कॉस्ट आपके पास गिवन ही था, तो यहां से आपको आपका प्रॉफिट भी पता चल पा रहा है। तो सर प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट आपका 24% है सेल का। सर सेल अगर मेरी 15 लाख है तो इसका 24% 3,60,000 आपका प्रॉफिट है। सेल 15 लाख जो है वो तो मैं यहां पे लिख ही सकता हूं 15 लाख। अब ध्यान देना जरा, अब हमारे पास इधर मैं ईयर 1 में बात करूं तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि लॉस है 40,000 का। सर फर्स्ट ईयर में 40,000 का लॉस है, सेकेंड ईयर में 3,60,000 का प्रॉफिट है। तो क्या अब आप यहां पे पीवी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स
इंटू में 100। सर 40,000 के लॉस से आप 3,60,000 के प्रॉफिट पे पहुंच गए, तो चेंज इन प्रॉफिट हो गया 4 लाख का, डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। आप देख सकते हो 10 लाख का चेंज इन सेल्स है, 10 लाख का आपका चेंज इन सेल्स है, तो ये आ गया 40%। और सर पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो 40%, यही तो इंडिकेट करता है कि सेल्स का 40% आप कंट्रीब्यूशन कमाओगे। तो सर इसका मतलब आपको यहां पे ये पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 5 लाख का 40%, 2 लाख का यहां पे कंट्रीब्यूशन होगा, और 15 लाख का 40%, 6 लाख का यहां पे कंट्रीब्यूशन होगा, और 3 लाख रुपए यहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी, और यहां पे 2,40,000 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। आपको ईयर 2 का भी तो प्रॉफिट पता है, 3,60,000 है। तो सर यहां पे वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर में 9 लाख की, 9 लाख रुपीस, और यहां पे ऑफकोर्स फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होती है, तो सर ये 240 ही आएगा। इससे क्या हुआ, हमारे पास ईयर 1-2 का जब डेटा आ गया, तो अब हम इजीली ईयर 3 में क्या चेंजेस होंगे वो देख सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा नेक्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस 20% से रिड्यूस होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन ने नंबर ऑफ यूनिट वगैरह में कोई चेंज नहीं बोला, सेलिंग प्राइस 20% कम करना है। तो अगर मैं बेस लेकर चलता हूं सेकेंड ईयर को, तो सर ये जो 15 लाख रुपए की सेल है, अगर आपका सेलिंग प्राइस 20% से कम होगा, तो जो 15 लाख की आपको सेल दिख रही है वो 12 लाख हो जानी चाहिए। क्वेश्चन ने कहा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 33 1/3 से कम हो जाएगी। तो सर अगर 9 लाख रुपए थी, तो 1/3 से इसको कम कर दोगे, 3 लाख कम हो जाएगी, तो 6 लाख रुपए रह जाएगी। तो इसका मतलब जो थर्ड ईयर है उसमें जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन 6 लाख का आएगा, और आपको तीसरे साल का एक नया पीवी रेशियो पता चल जाएगा। सर अगर 6 लाख रुपए मेरी कंट्रीब्यूशन होगा 12 लाख की सेल पे थर्ड ईयर में, तो इसका मतलब 50% विल बी योर न्यू पीवी रेशियो, या सिंपल कहूं तो तीसरे साल में आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% होने वाला है। अब जब आपको पता चला कि सर तीसरे साल में मेरा पीवी रेशियो 50% होने वाला है, तो मैं अब यहां पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, सेल्स बताओ। तो सर मैं सेल्स का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा यहां पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सर सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी 25% से, तो मैं यहां पे तीसरे साल की फिक्स्ड कॉस्ट भी कैलकुलेट कर देता हूं। सर अगर 2,40,000 मेरी पहले फिक्स्ड कॉस्ट चल रही थी, और अगर वो 25% से बढ़ जाएगी, तो इट विल बी 3 लाख, इट विल बी 3 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है 3 लाख रुपए की होगी। पीवी रेशियो आप कैलकुलेट कर चुके हो 50%। सर अब बात रहती है प्रॉफिट की। मैं यहां पे सेल्स को एक्स अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा कि हमें रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितना, 30% कैपिटल एम्प्लॉयड का। चलो ठीक है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसका 30% मुझे प्रॉफिट चाहिए। सर मेरे को क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड अभी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन कहता है आपका जो वर्किंग कैपिटल होगी इट इज 25% ऑफ सेल। सर अगर आप सेल एक्स से जूम करके चल रहे हो, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आपका सेल्स का 25% होगा, मतलब एक्स का 25% होगा, दैट विल बी 0.25x। बिल्कुल ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ सेल, सेल एक्स है तो इसका 25%, 0.25x विल बी वर्किंग कैपिटल। अब लाइन को ध्यान से पढ़ना, वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ सेल्स एंड 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सर जो वर्किंग कैपिटल है वो 20% है किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड का। मतलब ये जो 0.25x है दैट इज द 20% ऑफ
कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सर अगर ये 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, 0.25 अगर 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 1.25x, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 1.25x। और क्वेश्चन चाहता है प्रॉफिट कमाना कैपिटल एम्प्लॉयड का 30%, और सर हमें प्रॉफिट कमाना है कैपिटल एम्प्लॉयड का 30%, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का 30% ये आ जाएगा 0.375x। ये 0.375x ले जाके आप यहां पे रखो और इसको सॉल्व कर लो। चलो सर ये आ गया 0.5x माइनस 0.375x इज इक्वल टू 3 लाख। तो सर x आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.125, इट विल बी 24 लाख आ गया, 24 लाख रुपए। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर है 24 लाख रुपए की आप सेल करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का 30% प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बहुत इजीली आता है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हो। और ये जो चीज है ये केवल और केवल क्वेश्चन को रीड करने वाली बात है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं सर प्लेन रीडिंग मत करो कभी भी, क्योंकि प्लेन रीडिंग करने का मतलब आप बहुत सारे पॉइंट स्किप कर देते हो। आपकी कोशिश क्या होती है एग्जाम में, सर बस क्वेश्चन देखा आंसर बनाना शुरू किया, नहीं, क्वेश्चन को भी पढ़ने में टाइम दो। क्वेश्चन को जितना टाइम दोगे आंसर को बनाने में उतना कम टाइम लगेगा, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। मेरे अकॉर्डिंगली मेरा यह मानना है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ठीक है मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ट्रिकी है, बट ऐसा नहीं है कि सर कर नहीं सकते। बट फिर भी चलो आप ये पार्ट नहीं भी कर पाते हो तो बाकी पार्ट तो कर ही लोगे। तो इस क्वेश्चन में भी आप जो एक एवरेज स्टूडेंट है जो सर प्लेन रीडिंग कर ली, लास्ट वाला पॉइंट नहीं कर पाया, फिर भी कहीं ना कहीं 6 में से 3 नंबर उसको यहां पे मिल सकते हैं। क्योंकि ये तो देखो आप सबको पता होता है ये वाली जो कैलकुलेशन है फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड वाली कैलकुलेशन, सर फर्स्ट स्लाइड ये वाली और ये सेकंड स्लाइड वाली कैलकुलेशन और इसका भी फॉर्मूला, सर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते ये हम सबको नहीं आता। गलती होगी तो एक जगह ये वाली, केवल ये वाली, बाकी सब आता है आपको। फिर भी मैं आपको केवल 6 में से 3 नंबर के लिए ही बोल रहा हूं। तो सर इसका मतलब 14 और 6 20 नंबर का जो पेपर है अभी तक, उस 20 नंबर में 15 नंबर हम लेकर आ सकते थे अगर इस पेपर को बिल्कुल एक पेशेंस के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2A आपका सॉल्व होना था, जो मैंने आपके सामने पूरा आंसर प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो 2B था सर वो भी कोई इजी क्वेश्चन नहीं था, दिखने में इजी लग रहा है बट ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2B ये क्वेश्चन भी मार्जिनल कॉस्टिंग में से ही है और मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट की जो वैरायटी हम देखते हैं उससे ये क्वेश्चन रिलेट करता है, बट क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, दिखने में इजी है। कालू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड। सर एक कंपनी है कालू लिमिटेड, 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है एक्स वाई जेड। द यूनिट सेलिंग प्राइसेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर ₹50, ₹30 एंड ₹20 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता चल गया। द कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो इज 20%, 30% एंड 50%। और सर वेरिएबल कॉस्ट बता दिए है कितना कितना परसेंट है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी आपको बता दी 59,83,000 है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड देखना जरा, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, लेकिन हमने करा हुआ है सर इसमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने घुमा फिरा के कुछ और ही पूछा। कहते हैं कैलकुलेट द ओवरऑल पीवी रेशियो इफ द प्रोपोर्शन क्वांटिटी वाइज in which these products are manufactured and sold are 20%, 30% and 50% respectively. Most of the student ने जो गलती करी होगी वो ये करी होगी सर सीधा सीधा उन्होंने क्या किया होगा, पीवी रेशियो निकाला होगा यहाँ पे 80%, 70% और 50% और उस पे ये परसेंटेज निकाल के ओवरऑल पीवी रेशियो निकाल के खुश हो गए होंगे। लेकिन ध्यान देना
बहुत स्पेसिफिकली आपको मैंने क्लासेस में बताया हुआ है, पीवी रेशियो के टाइम पे प्रपोर्शन होते हैं वैल्यू वाइज और कंट्रीब्यूशन के टाइम पे प्रपोर्शन होते हैं क्वांटिटी वाइज। लेकिन यहां पे इन्होंने उल्टा कर दिया और ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। कैसे? सर कहते हैं पीवी रेशियो निकाल के बताओ, लेकिन ये नहीं है कि आप सीधा सीधा पीवी रेशियो पे ये प्रोपोर्शन अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि हम जो आपको ये प्रोपोर्शन बता रहे हैं ये क्वांटिटी वाइज है। तो सर आपको इसके लिए पहले क्वांटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्वांटिटी गिवन है नहीं। चलो कैसे बनेगा सर इसका आंसर? हेडिंग पुट करेंगे, आंसर नंबर 2 का बी पार्ट है ये। सर 3 प्रोडक्ट बोले क्वेश्चन ने, एक्स, वाई और जेड। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में कितनी टोटलिटी में क्वांटिटी सेल की जा रही है, बट ये पता है कि जो भी क्वांटिटी सेल होगी वो क्वांटिटी 20%, 30% और 50% होगी। आप कोई भी क्वांटिटी एज्यूम कर सकते हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि टोटल जो क्वांटिटी है वो मैं मान के चल रहा हूं 10 यूनिट आप सेल कर रहे हो। आप कुछ भी मानो, 1 मानो, 10 मानो, 100 मानो, एक्स मानो, वाई मानो, कुछ भी मानो, डजेंट मैटर, फाइनल आंसर विल बी सेम। सर मैं 10 यूनिट मान के चल रहा हूं, सिंपल। तो अगर आप 10 यूनिट मान के चल रहे हो तो सर 10 का 20%, इसका मतलब 2 यूनिट आप सेल करोगे एक्स की। 10 का 30% मतलब 3 यूनिट आप सेल करोगे वाई की, और बची हुई 5 यूनिट आप सेल करोगे जेड की। इस प्रोपोर्शन में होगा। हमें सेलिंग प्राइस तो गिवन है, सर क्वांटिटी का जो प्रोपोर्शन था वो यूज कर लिया मैंने, बस अब जो क्वेश्चन में नॉर्मल डेटा है वो यूज करूंगा। सेलिंग प्राइस पता है 50, 30, 20, 50, 30 और 20। तो क्या मैं इसके बेसिस पे अपनी सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकते हो। ये 100 रुपए आ गया, ये 90 रुपीज आ गया, ये 100 रुपीज आ गया। क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है कि नहीं है? सर बिल्कुल आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है, 20%, 30% और 50% है। तो वेरिएबल कॉस्ट सर 20%, तो 100 का 20% 20 रुपीज। 30% सर 90 का 30% 27, और 50% 100 का 50% 50। इट मींस आप इसके बेसिस पे कंट्रीब्यूशंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मेरा आया 80, 63 और 50। सर टोटल करना जरा सेल्स और कंट्रीब्यूशन का। सेल का टोटल आ रहा है 290, आप चाहो तो यहां पे टोटल का कॉलम ले सकते हो, और कंट्रीब्यूशन का टोटल आ रहा है 193। तो सर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 193, ओवरऑल सेल्स है 290। तो सर क्या आप ओवरऑल पीवी रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। ओवरऑल पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। यह आएगा 66.55 राउंड ऑफ में। आप 67% भी इसको लिख सकते हो। तो आपने ध्यान दिया, मैंने यहां पे क्वांटिटी वाइज क्वांटिटी पे ये प्रोपोर्शन अप्लाई किए हैं, ना कि वैल्यू पे। जबकि पीवी रेशियो में नॉर्मली पीवी रेशियो में वैल्यू वाइज प्रोपोर्शन अगर गिवन होता तो मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकता। बिल्कुल जैसे पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन ने फंसाया, वैसे ही सेकंड पॉइंट में भी फंसाया। बोला अब कैलकुलेट करके दो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अब आपको प्रोपोर्शन क्वांटिटी वाइज नहीं, अब आपको प्रोपोर्शन वैल्यू वाइज बताए जा रहे हैं। इन विच दीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। सर प्रोपोर्शन सेम है 20, 30 और 50% रेस्पेक्टिवली। तो जैसे यहां पे आपने क्वांटिटी एज्यूम करी थी और उस पे वो प्रोपोर्शन अप्लाई किए थे, वैसे ही यहां पे आपको सेल की वैल्यू जो है वो एज्यूम करनी पड़ेगी, और उस पे आप यहां पे ये प्रोपोर्शन अप्लाई कर सकते हो। यहां पे ये प्रोपोर्शन आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा, जैसे मैंने यहां पे ये यूनिट एज्यूम करी थी, वैसे नेक्स्ट स्लाइड में एक्स, वाई और जेड। सर ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। मैं यहां पे सेल्स वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान देना।
सर सेल वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी पहले टोटेलिटी में। मान लो मैंने सेल वैल्यू एज्यूम कर ली है 100 रुपए की, तो सर अगर आप 100 रुपए टोटल सेल एज्यूम करते हो तो इसका मतलब 20 रुपए की सेल होगी आपकी एक्स की, 30 रुपीज की आपकी सेल होगी वाई की, और 50 रुपीज की आप सेल कर पाओगे जेड की। क्वेश्चन ने आपको वेरिएबल कॉस्ट बताई है कितनी है? सर बिल्कुल बताइए हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपए का 20% मतलब 4 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। यहां पे 30 रुपए का 30% मतलब 9 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और यहां पे 50 का 50% मतलब 25 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। तो इजीली आप यहां पे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 16 और 21 और 25। टोटल देखो जरा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? सर टोटल कंट्रीब्यूशन है मेरा 62 का। 62 का कितनी यूनिट बेच रहे हो? सर देख लेते हैं कितनी यूनिट है। 50 रुपए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है, और अगर आप 20 रुपए की सेल कर रहे हो तो सर नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हो? सर सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो सेल वैल्यू 20 रुपए, सेलिंग प्राइस है 50, सर 0.4 यूनिट। यहां पे सेल वैल्यू है 30 और सेलिंग प्राइस आपका 30, मतलब 1 यूनिट। यहां पे सेल वैल्यू है 50 और सेलिंग प्राइस है 20, तो सर 2.5 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स कितनी बेच रहे हो इसका मतलब? सर टोटल यूनिट इसका मतलब आप बेच रहे हो 3.9। तो मतलब 3.9 यूनिट इज द ओवरऑल यूनिट्स एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज द 62 फ्रॉम 3.9 यूनिट्स। तो सर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 62 डिवाइडेड बाय 3.9, it will be 15.897। तो राउंड ऑफ में यू कैन से सर 15.9 पर यूनिट, 15 रुपए 90 पैसा पर यूनिट आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। और इस क्वेश्चन को लेकर मेरा यह मानना है दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन, मे बी आप इसमें कुछ भी ठीक ना कर पाए हो, क्योंकि सबसे पहली ही चीज अगर आप गलत कर दोगे सर, सीधा सीधा पीवी रेशियो पे परसेंटेज अप्लाई करके पीवी रेशियो निकालोगे, आंसर में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, किया है तो गलत कर पाए हैं, रीजन बीइंग कि क्वांटिटी वाइज वैल्यू वाइज ये चीजें हम इग्नोर कर गए। बाकी नो डाउट आपको ये चीजें बताई हुई है कि सर पीवी रेशियो के साथ हमेशा वैल्यू वाइज होता है और कंट्रीब्यूशन के साथ हमेशा क्वांटिटी वाइज होना चाहिए, बट अगर उल्टा है तो उसके हिसाब से चलो देखो कर क्या सकते हो। बट फिर भी मैं ये मानता हूं एग्जाम के प्रेशर में शायद ये क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए ढंग से, मार्क्स नहीं आए। तो सर अब बात करें तो 26 नंबर का पेपर आ गया हमारे सामने, 14 और 12 26, और 26 में से अगर मैं बात करूं 15 नंबर हमारे हैं अभी भी, 26 में से 15 मार्क्स हम अभी तक लेकर आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमारा पेपर 74 मार्क्स का बाकी है, 74 मार्क्स का पेपर बाकी है। और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो अगेन सर क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट में दिया गया, ए और बी, ए 6 नंबर का और बी 6 नंबर का। इसमें आप 6 और 6 12 नंबर आराम से लेकर आ सकते थे। सर एक ही बात करता हूं मैं 6 नंबर के लिए, और ये क्वेश्चन है बजट एंड बजटरी कंट्रोल का, फ्लेक्सिबल बजट, और इस तरीके के क्वेश्चन आप करते हो, आपको पता है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। ओरियो लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर आपके पास मटेरियल और लेबर की रिक्वायरमेंट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल का रेट है 5 रुपए पर यूनिट और मटेरियल चाहिए आपको 1.9 यूनिट्स, ठीक है। लेबर का रेट है 5 रुपए पर आवर और लेबर चाहिए अपने को 2.4 आवर्स, ये भी ठीक है। लेकिन कहते हैं मटेरियल का वेस्टेज हो जाएगा 5% का, मटेरियल का वेस्टेज हो जाएगा 5% का, और एक्सपेक्टेड इंक्रीज होगा लेबर की प्रोडक्टिविटी में 25%। तो सर सबसे पहले बजटेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर दूं, चलो निकाल देता हूं, कर देता हूं कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 3A। सबसे पहले मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर देते हैं।
सर क्वेश्चन ने तो कहा है 1.9 यूनिट मटेरियल लगेगा, लेकिन इसमें 5% का वेस्टेज भी है, तो आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 1.9 जो है वो फिर 95% को इंडिकेट करेगा, क्योंकि 5% वेस्टेज है, तो आपको लगाना तो ज्यादा पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? सर आपको लगानी तो 2 यूनिट पड़ेगी, 2 यूनिट लगाओगे तो आपकी प्रोडक्ट की 1 यूनिट बन जाएगी। सिमिलरली जो लेबर है, लेबर के 2.4 आवर्स गिवन है। सर लेबर के आवर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2.4 आवर्स गिवन है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी 25% से बढ़ जाएगी। मतलब अगर लेबर अभी 1 यूनिट बना रहा है तो उतने ही टाइम में लेबर अब 1 नहीं 1.25 यूनिट बनाएगा। तो जब ज्यादा यूनिट बनेगी उतने ही टाइम में, तो 1 यूनिट को बनाने में टाइम कम लगेगा, तो सर दैट विल इंडिकेट 125%। तो 2.4 अगर 125% को इंडिकेट कर रहा है तो नेट इसका मतलब 1.92 आवर जो है वो 1 यूनिट को बनाने में लगेगा। सर ठीक है, सबसे पहले तो यही कैलकुलेशन मैंने कर दी है, यही कैलकुलेशन मैंने कर दी है। 5 रुपए पर यूनिट का रेट है, तो अगर आप मटेरियल की कॉस्ट निकालना चाहें तो सर इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट आएगी 10 रुपए पर यूनिट, ये कॉस्ट निकाल दी है मैंने। और लेबर की बात करें तो सर 1.92 आवर लगेगा, और लेबर को आप 5 रुपए पर आवर पे करोगे, तो 1 यूनिट पे लेबर की जो कॉस्ट आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 9.6 पर यूनिट। सर ये आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल गई। इसके बाद क्वेश्चन ने आपको कुछ डेटा दिया, सारी की सारी जो फिगर्स है रुपीज इन लैक्स है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन वैल्यूज है 80% और 60% पे, लेकिन ये इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन है और डेप्रीशिएशन अलग से गिवन है। तो सर एक काम करते हैं, इस वैल्यूज को हटा के इसकी जगह -5.224 माइनस 0.4 करके ही लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 4.824। तो ये इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन वाला इंपैक्ट खत्म कर दिया मैंने। 4.768 माइनस 0.4 4.368। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, क्या ये वेरिएबल है? तो सर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ने आपको सेल वैल्यू दी है यहाँ पे 32 लाख रुपए की 200 के हिसाब से, तो सर 32 लाख रुपए की सेल कर रहे हो 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, मतलब ये 16,000 यूनिट का डेटा हुआ और ये आपका 12,000 यूनिट का डेटा हुआ। 24 लाख डिवाइड बाई 200 करोगे 12,000 यूनिट। चेक कर लो क्या 4.824 डिवाइड बाई 16,000 इंटू 12,000 4.368 आता है? सर नो, इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो सर फिक्स तो है ही नहीं, पता ही लग रहा है, तो ये सेमी वेरिएबल होगा। सेमी वेरिएबल को हमें पता है वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है कर लेंगे सर। डेप्रीशिएशन तो फिक्स है ही, दिख ही रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3.84 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 12,000, तो सर ये 3.68 तो नहीं आ रहा, फिक्स तो है नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, वेरिएबल है नहीं, चेक कर लिया तो ये भी सेमी वेरिएबल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स तो नहीं है, 3.8 डिवाइड बाई 16,000 इंटू 12,000, सर ये 3.6 नहीं आ रहा, तो ये वेरिएबल भी नहीं है, इसका मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है। सेल्स वैल्यू गिवन है 32 लाख 24 लाख 200 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस। आपको फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है 50% और 90% पे। सर मैं कहूंगा वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग पुट करो, फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूं, अगर आप चाहते हो कि सर मेरा फ्लेक्सिबल बजट बिल्कुल ठीक बने, तो आप हमेशा जो बजट के लेवल गिवन है वो भी कंसीडर करके चलो। सर 80% गिवन है मेरे पास, 60% गिवन है मेरे पास, मेरे को बनाना है 50% और 90%। सबसे पहले यूनिट्स लिख देता हूं। सर 80% पे आपने यूनिट कैलकुलेट कर ली है 16, 60 पे 12, तो अगर 16,000 है 80% पे तो 50 पे इट विल बी 10,000 यूनिट्स और 90 पे इट विल बी 18,000 यूनिट्स। सर सबसे पहले तो आपको ये नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गई है। नंबर ऑफ यूनिट्स पता चलने के बाद आप अपनी कॉस्ट लिख सकते हो, जिसमें आप सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख लो। सर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट की बात करें तो कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं 10 रुपए पर यूनिट,
तो 16,000 यूनिट के लिए 1,60,000, 1,20,000, 1,00,000 रुपए और 1,80,000 रुपए। डायरेक्ट लेबर, सर लेबर की कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर चुके हो 9.6 पर यूनिट, तो 16,000 इंटू 9.6 इट विल बी 153,600, 9.6 into 12,000 it will be 115,200, 10,000 यूनिट के लिए it will be 96,000 and 18,000 के लिए it will be 172,800। आप इसमें प्राइम कॉस्ट वगैरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहां पे फिलहाल नहीं लिख रहा। इसके बाद सर प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक पार्ट रहेगा वेरिएबल और एक पार्ट रहेगा फिक्स। डेप्रिसिएशन तो मैं अलग से लिखूंगा, तो सर इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसके लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ता है, सेग्रीगेशन करना पड़ता है। तो सर इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई किया करते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए, कॉस्ट में चेंज देख लो कितना आएगा। सर ये है 4.824 माइनस 4.368, सर ये है 0.456 लैक्स, 0.456 लैक्स। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो सर नंबर ऑफ यूनिट में चेंज आपका 4,000 का। अब 4,000 को अगर लैक्स में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 0.04 लैख। 0.456 डिवाइड बाय 0.04 इट विल बी 11.4 पर यूनिट, 11.4 पर यूनिट। अब सर फिक्स्ड कैलकुलेट कर लो, इसके अंदर ये वेरिएबल पार्ट आ गया आपका। फिक्स्ड की मैं बात करूं तो सिंपली आप फिक्स्ड कैलकुलेट करते हो, सर टोटल जो है उसमें से टोटल वेरिएबल पार्ट हटा दो, कोई भी एक लेवल ले लो। मैं पहला ही लेवल कंसीडर कर लेता हूं 16,000 का, जिसपे टोटल है 4.824 माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 11.4 और नंबर ऑफ यूनिट आपकी 16,000 है, जिसको लैक्स में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 0.16। तो सर ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, वो भी लैक्स में। ये आ जाएगा 3,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए। सर वेरिएबल कॉस्ट है 11.4 पर यूनिट, 11.4 पर यूनिट। तो 16,000 से मल्टीप्लाई करोगे 11.4 इंटू 0.16 इट विल बी 1.824। 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1.368। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1.14। 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2.052। बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाल ली है सर, फिक्स्ड पार्ट है 3,00,000 रुपए। सर ये 3,00,000 ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट क्यों ना बनाओ। इसके बाद आपको इसके साथ साथ डेप्रीशिएशन भी लिख देना है, जो कि फिक्स्ड है 0.4। आपकी मर्जी है, आप अगर ये 80% और 60% लेवल जो क्वेश्चन में गिवन है नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत बनाओ। बट नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं कि गलती कम होने के चांसेस रहते हैं अगर आप इसको पहले से आप अगर इसको बना के चलोगे तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। सर प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद नेक्स्ट हमें पिक करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और हमने पहले से ही पता लगाया हुआ है कि एडमिन ओवरहेड भी सेमी वेरिएबल है, तो इसके भी दो पार्ट होंगे, वन विल बी वेरिएबल एंड वन विल बी फिक्स्ड। सेम कैलकुलेशन आपको एडमिन ओवरहेड के लिए भी करनी है जो आपने यहां पे करी थी। सर इधर ही कर देता हूं, थोड़ा सा रफली जाऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट के लिए चेंज इन कॉस्ट देख लो जरा, चेंज इन कॉस्ट कितना है, वेरिएबल पार्ट चेंज इन कॉस्ट।
सर ये चेंज है 3.84 माइनस 3.68, 0.16 का चेंज है, 0.16 लाख का चेंज है, नंबर ऑफ यूनिट का चेंज है 0.04, इट विल बी 4 रुपीज पर यूनिट। जैसे ही आपको ये पता चलेगा आप अपना फिक्स कैलकुलेट कर लो। सर टोटल पहला ही लेवल कंसीडर करता हूं तो टोटल था 3.84 माइनस 4 रुपए पर यूनिट है, 16,000 यूनिट है, तो आपको यहां से आपका फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड पता चल जाएगा 0.16 इंटू 4 और ये माइनस कर दो 3.84 में से 3.2 लाख। आपको एडमिन का वेरिएबल पार्ट पता चल गया 4 रुपए पर यूनिट है। तो सर 16,000 यूनिट के लिए 4 इंटू 0.16 इट विल बी 0.64। 12,000 यूनिट के लिए इट विल बी 0.48। 10,000 यूनिट के लिए इट विल बी 0.4 और 18,000 यूनिट के लिए इट विल बी 0.72। ठीक है, फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही रहता है, 3.2 लाख है तो हर जगह आप 3.2 लाख मेंशन कर दो। इसके बाद सर बच जाता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी यहां पे सेमी वेरिएबल हम चेक कर चुके हैं, तो इसके भी आपको दो पार्ट करने हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो सर सेम कैलकुलेशन रफली मैं करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए। पहले वेरिएबल पार्ट चेंज इन कॉस्ट चेक कर लेते हैं। सर चेंज इन कॉस्ट 3.8 माइनस 3.6 इट इज 0.2। नंबर ऑफ यूनिट का चेंज तो वही 0.04 है, 0.2 अपॉन में 0.04 इट विल बी 5 रुपए पर यूनिट। सर इसके बाद फिक्स्ड निकाल लो। अगेन पहला ही बेस में लेकर चल रहा हूं, तो 3.8 इज द टोटल कॉस्ट माइनस सर 5 रुपए पर यूनिट है, 0.16 इज द यूनिट्स, तो आपको यहां पे फिक्स पता चल जाएगा 5 इंटू 0.16, इसको माइनस कर दो 3.8 में से, तो सर ये भी 3 लाख आ रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पार्ट पता चल गया 5 रुपए पर यूनिट है, 5 रुपए पर यूनिट है, तो सर 16,000 के लिए इट विल बी 0.8, 12,000 के लिए इट विल बी 0.6, 10,000 के लिए इट विल बी 0.5 एंड 18,000 के लिए इट विल बी 0.9। फिक्स्ड तो सर फिक्स ही रहेगा, 3 लाख रुपए मतलब 3 लाख रुपए। आप अगर इसका टोटल कर लेंगे तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी सर, कर लो तो टोटल पता चल जाएगी। तो अच्छा, मैंने एक काम यहां पे क्या किया, मटेरियल लेबर इस तरीके से लिख दिए, बाकी फिगर्स ऐसे लिखी। तो एक काम करता हूं, इन फिगर्स को कन्वर्ट कर देता हूं, 1.6 लाख, 1.536, 1.2, 1.152, 1 लाख, 0.96, 1.8 और 1.728, क्योंकि सारी फिगर लैक्स में ले लेते हैं। 1.6 प्लस 1.536 प्लस 1.824 प्लस 3 प्लस 0.4 प्लस 0.64 प्लस 3.2 प्लस 0.8 प्लस 3, सर ये आ रहा है 16। सेकेंड 1.2 प्लस 1.152, 1.152, ठीक है, प्लस 1.368 प्लस 3 प्लस 0.4 प्लस 0.48 प्लस 3.2 प्लस 0.6 प्लस 3, इट विल बी 14.4। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि सर यहां पे आपकी ये मिस्टेक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं कि किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पे ना हो। इट इज 13.6 और फाइनली 18,000 पे इट विल कम 1.8 प्लस 1.728 प्लस 2.052
प्लस 3 प्लस 0.4 प्लस 0.72 प्लस 3.2 प्लस 0.9 प्लस 3, सर इट इज 16.8। सेल आपके पास आ जाएगी सर 200 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, जिसमें 32 लाख और 24 लाख रुपए ये तो सेल गिवन है। 10,000 यूनिट बेचोगे तो 10,000 इंटू में 200 करोगे तो सर ये 20 लाख आएगा, और 18 लाख यूनिट 18,000 यूनिट अगर बेचोगे 200 के हिसाब से तो सर ये 36 लाख आएगा। तो आप यहां पे इजीली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। इट विल बी 16, it will be 9.6, it will be 6.4 and that will be 19.2। तो सर इस तरीके से आप इस फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इसमें आपको 6 में से 6 नंबर मिलने चाहिए। मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था जो आपको पॉइंट ना आता हो, तो इसमें आपके 6 में से 6 नंबर बनते हैं। तो सर 26 और 6 32, इस 32 में से 21 नंबर का पोर्शन आप कवर कर सकते थे अगर आप पेशेंस के साथ करते हो। तो 32 में से 21 नंबर, 32 में से 21 नंबर, 21 मार्क्स आप यहां पे लेकर आ सकते थे। इसके बाद जो पॉइंट बी है, अगर आप ये पढ़ के गए हो तो सर आप ये भी इजीली कर सकते थे। इसमें नया पॉइंट तो कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3B, ऑयल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। सर 2 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी एक्स वाई। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 5 आवर्स टू प्रोड्यूस। एक्स को बनाने के लिए 5 घंटे, वाइल 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर है ये 3B। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स को बनाने के लिए 5 आवर्स की जरूरत है, जबकि वाई की बात करें तो वाई 5 यूनिट बन जाती है 1 घंटे में। सर अगर 1 घंटे में 5 यूनिट बन जाती है तो इसका मतलब 0.2 आवर पर यूनिट। ठीक बात है। इन जुलाई ऑफ 24 इफेक्टिव वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ए डे, 3,000 यूनिट ऑफ एक्स एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ वाई वर प्रोड्यूस्ड। अब आपने 3,000 यूनिट एक्स की बनाई, 15,000 यूनिट वाई की बनाई, तो आप यहां से इजीली अपने स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कर सकते थे। सर एक्स की 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे, तो आपने अगर 3,000 यूनिट बनाई तो 15,000 घंटे लगने चाहिए थे। वाई की 1 यूनिट को बनाने में 0.2, तो यहां पे आपने कितनी यूनिट बनाई है? 15,000 यूनिट बनाई है। तो सर 15,000 यूनिट्स को बनाने में 3,000 घंटे लगने चाहिए थे। अकॉर्डिंगली 18,000 घंटे आपका स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड आवर्स आ गया आपके पास। सबसे पहले 18,000 घंटे। कंपनी एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई। 100 वर्कर है। अगर 24 दिन आपने काम किया है, 8 घंटे काम किया है, 100 वर्कर ने काम किया है, तो सर आप यहां पे इजीली एक्चुअल आवर्स निकाल सकते हो। सर 100 वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं, 8 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में ही 800 घंटे का काम हो जाएगा। और अगर आप 24 दिन काम करोगे तो इसका मतलब एक्चुअल में कितने घंटे काम कर जाओगे? सर आप काम कर जाओगे एक्चुअल में 19,200 आवर्स, 19,200 घंटे आप काम कर जाओगे एक्चुअल में। ठीक है। देयर वर 25 वर्किंग डेज स्पेसिफाइड इन द बजट। लेकिन बजट जो था वो 25 दिन का था, तो आप अब बजटेड आवर्स भी निकाल सकते हो। सर वर्कर तो 100 ही है, 8 घंटे हैं, लेकिन बजट आपका 25 दिन का था, तो बजटेड आवर्स थोड़े से ज्यादा हो गए, 20,000 हो गए, 20,000 आवर्स हो गए। और लास्ट में क्वेश्चन ने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स जो थे वो 24,000 थे। सर ये है मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स, कितने? 24,000 घंटे। ये आपके पास क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है। बस सर ये डेटा आपने समेट लिया है। अब क्वेश्चन की एक एक डिमांड आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। सर एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स।
स्टैंडर्ड आवर्स आपने कैलकुलेट कर लिए थे 18,000, एक्चुअल आवर्स आपने कैलकुलेट कर लिए 19,200 आवर्स, और ये सारे परसेंटेज में होते हैं तो मल्टीप्लाई 100 भी करते जाओ। सर 93.75%। सेकंड आपको एक्टिविटी रेशियो निकालना है। सर एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई में बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स आपके वही 18,000, बट जो बजटेड आवर्स थे वो थे आपके, बजटेड आवर्स थे आपके 20,000। इंटू 100 करते जाओ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दैट विल बी 90%। थर्ड क्वेश्चन ने पूछा कैपेसिटी रेशियो। तो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स इंटू 100। एक्चुअल आवर्स थे आपके 19,200, बजटेड आवर्स आपके थे 20,000, इंटू 100 करोगे आपको आपका कैपेसिटी रेशियो भी पता चल जाएगा 96%। 96%। फोर्थ आपका आइडल कैपेसिटी। कैपेसिटी में आइडल कितना रह गया, आइडल कैपेसिटी रेशियो। तो सर टोटल होता है 100, अगर कैपेसिटी 96 है तो आइडल रह जाएगा 4%। सिंपल। इसके बाद आपको फिफ्थ में कैलकुलेट 5 हो गए, कौन सा रह गया, कैलेंडर रह गया। अच्छा चलो 5वां मैं कैलेंडर निकाल देता हूं। कैलेंडर रेशियो, सर कैलेंडर होता है एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। एक्चुअल में आपने 24 दिन काम किया जबकि बजट 25 दिन का था, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। 96% ये भी आ रहा है। इसके बाद सिक्स्थ आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। सर सिक्स्थ पूछा है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। सर इसमें स्टैंडर्ड कैपेसिटी का मतलब होता है बजटेड आवर्स, और यूसेज टोटल लिया जाता है मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स। मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर, मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स आपके पास गिवन थे। मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स, सर बजट था 20,000 का जबकि मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर 24,000 के थे। तो आप जो कैपेसिटी का बजट ही बना के चल रहे थे वही कम बना के चल रहे थे, यह आ जाएगा 83.33%। और लास्ट आपसे पूछा गया एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, कि मैक्सिमम में से आपने एक्चुअल कितना यूसेज किया है। एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, तो इसमें न्यूमरेटर में एक्चुअल आवर्स आ जाएगा, नीचे सेम रहेगा मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स इनटू 100। सर एक्चुअल आवर्स आपने कितने काम किया है, एक्चुअल 19,200 घंटे काम किया है जबकि आपका मैक्सिमम पॉसिबल था 24,000, तो आपने मैक्सिमम में से केवल इतना परसेंट ही काम किया है, यह आ जाएगा 80%। इस तरीके से ये 7 रेशियोज आपसे पूछे गए थे। 6 नंबर की इसकी वेटेज थी, इसमें भी आप 6 में से 6 नंबर लेकर आ सकते हो। तो सर इसका मतलब 21 + 6 27 मार्क्स आप यहां पे अब लेकर आ सकते हो। कितने में से, आई थिंक कितना हो गया, 12 14 26 और 12 38 हो गया। आई थिंक 38 में से 26 नंबर सर बुरे नहीं है। मतलब अगर आप इसको बहुत ध्यान से करते हो तो आप कर सकते हो। पेपर ट्रिकी जरूर है बट इम्पॉसिबल चैप्टर नहीं है, इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है कि आपको सर नहीं हो ही नहीं रहा। हाँ उसमें मैं मानता हूं कि आप 3B जो है वो 2B जो है वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। इम्पॉसिबल क्या मतलब, वो इतना ज्यादा घुमा दिया है कि मे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। 2A जो है वो भी सर बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। हाँ मैं मानता हूं जो पॉइंट नंबर 1 था MCQ में वो ज्यादा ट्रिकी था। थर्ड भी ट्रिकी है क्योंकि एक एक नंबर में आप कितना दिमाग लगाओगे, आप सोच भी नहीं सकते एक नंबर में क्वेश्चन हमारा दिमाग का दही करवा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4,
उसमें भी दो पार्ट थे, पार्ट ए और बी। पार्ट ए और बी दोनों ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से थे, जैसा कि नॉर्मली हमेशा रहते भी है। सर क्वेश्चन नंबर 4A जो था, अगेन मैं कहूंगा इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं था, बट अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। और क्लियरली बोलूंगा सर, ये जो क्वेश्चन है सीए इंटर में से कॉपी किया गया। सीए इंटर में मई 2029 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फिगर्स में भी आप जीरो डिफरेंस कह सकते हो। सर कोई डिफरेंस नहीं था, मई 2019 के सीए के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बस रिक्वायरमेंट उसमें ज्यादा थी। आपसे केवल 6 नंबर का पूछना था, तो उन्होंने केवल एक रिक्वायरमेंट पूछी। वहां पे उनको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछना था, एक दो चीजें और पूछ ली थी उन्होंने। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीए इंटर के मई 2019 के आईपीसी के पेपर में से कॉपी पेस्ट किया गया। चलो करवाते हैं सर इस क्वेश्चन को भी, अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। आप ये नहीं कह सकते कि सर बिल्कुल हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, कर सकते थे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द लेबर ऑफ बाबा लिमिटेड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और टोटल गिवन। नंबर ऑफ वर्कर्स स्टैंडर्ड गैंग में कितने कितने आपको दे दिए थे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी आपको दे दिया था। केवल एक चीज मिसिंग थी, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एक्चुअल गैंग का टोटल तो बता दिया था, इंडिविजुअल नहीं बताया था। और वही क्वेश्चन की डिमांड थी कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वाज 12 यूनिट्स पर आवर ऑफ प्रोडक्ट एम। कंपनी एम प्रोडक्ट बनाती है, और जब पूरा का पूरा गैंग 1 घंटे मिलकर काम करता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 12 यूनिट बना के देंगे। ठीक है। द गैंग वॉज एंगेज फॉर 200 आवर्स ड्यूरिंग द मंथ। एक महीने में 200 घंटे, जिसमें से आउट ऑफ वेज 20 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू द मशीन ब्रेकडाउन। 20 घंटे का आइडल टाइम चला गया। और 2295 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एम वर प्रोड्यूस। 2295 में 2295 यूनिट प्रोड्यूस की। एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वॉज 2 टाइम्स द सेमी स्किल्ड वर्कर। कहते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर जो थे वो दुगने थे सेमी स्किल्ड से। तो सिंपल, अगर आप सेमी स्किल्ड एक्स मानते हो, तो सर एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स विल बी 2x। टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस यहां पे आपको दे दिया था 10,800 एडवर्स। आपको यहां पे ये कैलकुलेशन करके देनी थी, तो आपको यहां पे मेन लेबर मिक्स वेरिएंस ही यूज करना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A। सर यहां पे मेनली आपको लेबर मिक्स वेरिएंस ही यूज करना है। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सर ये होता है, इसका मतलब अपने को एक तो आरएसएच की जरूरत पड़ेगी, और एक एडब्ल्यूएच की जरूरत पड़ेगी, और एक स्टैंडर्ड रेट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सर स्टैंडर्ड रेट तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल वर्किंग आवर्स और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ये देखने पड़ेंगे। तो सर इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पे ध्यान से देखना, ये मैं यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स लिख रहा हूं, यहां पे मैं ये एक्चुअल वर्किंग आवर्स लिख रहा हूं। ठीक है। वर्कर्स कौन कौन से थे आपके पास, सर स्किल्ड थे, सेमी स्किल्ड थे, अनस्किल्ड थे। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड थे। एक्चुअल वर्किंग आवर्स की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने हमें बोला कि एक्चुअल गैंग में हमारे पास 25 वर्कर थे, 25 वर्कर हैं। 200 घंटे में से 20 घंटे का आइडल टाइम चला गया, मतलब एक वर्कर 180 घंटे काम करेगा। तो अगर एक वर्कर 180 घंटे काम करेगा, तो 25 वर्कर अगर होंगे, तो सर यहां पे आपको ये टोटल वर्किंग आवर्स पता चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे? सर बिल्कुल पता चल पा रहे हैं। और जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं वो होते क्या है, सर जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं उनको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करना होता है। वो स्टैंडर्ड रेशियो है आपका 12, 8 और 5 का। बस इसको 12, 8, 5 के रेशियो में डिवाइड कर दो। 12, 8, 20, 5, 25, 4500 डिवाइड बाई 25 इंटू 12। सर 2160, 1440, 900।
ठीक है, ये आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स तो आ गए सर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स तो आ गए मेरे पास। कहानी है सर ये एक्चुअल वर्किंग आवर्स कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स तो गिवन है ही नहीं, बट क्वेश्चन ने हिंट दिया। हिंट क्वेश्चन ने ये दिया कि एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वाज 2 टाइम्स द सेमी स्किल्ड वर्कर। अगर मैं सेमी स्किल्ड वर्कर को एक्स मान के चलूं, सर सेमी स्किल्ड वर्कर को एक्स मान के चलूं तो इट विल बी 2x, क्योंकि स्किल्ड वर्कर जो है सेमी स्किल्ड वर्कर का डबल है। तो अगर मैं इसको x मान के चलूं तो ये 2x, ये दोनों मिला के हो गए 3x, ये दोनों मिला के हो गए 3x, जबकि टोटल वर्कर कितने हैं 25। तो सर इसका मतलब ये कितना बच गया 25 माइनस 3x, यही तो बच गया। और ये कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं 180, 180 और 180, यही तो कहानी है। इसका मतलब इसके वर्किंग आवर है 360x, सर इसके वर्किंग आवर है 180x, इसके वर्किंग आवर है 25 इंटू 180, दैट इज 4500 माइनस 540x। सर बिल्कुल यही तो है, यही तो कहानी है। बस इसको रखो ना यहां पे लेबर मिक्स वेरिएंस में, हम इसको यहां पे रखने की कोशिश करेंगे 3 बार, क्योंकि फॉर्मूला तो तीनों के लिए अप्लाई होता है। तो सर 2160, दिस इज द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, माइनस करना है एक्चुअल वर्किंग आवर 360x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में देख लो 75 रुपीज का, 75 रुपीज का। सर इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, 2160 इंटू 75, इट विल बी 1,62,000 माइनस 360 इंटू 75, इट विल बी 27,000x। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली ये था स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। सर सेमी स्किल्ड के 1440 आर द रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 180x एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। सर क्वेश्चन से देख लो कितना है 50 रुपीज, 50। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो 1440 इंटू 50, इट इज 72,000 माइनस 180 इंटू 50, इट विल बी 9,000x, 9,000x। सिमिलरली अनस्किल्ड की बात कर लेते हैं। सर अनस्किल्ड के रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 900 माइनस 4500 माइनस 540x, 4500 माइनस 540x मल्टीप्लाई बाई सर स्टैंडर्ड आवर्स, वो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है हमारे पास। सर स्टैंडर्ड रेट गिवन है 40 रुपए का। इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। सर फर्दर सॉल्व कर लो जरा, 900 इंटू 4500, नहीं 900 के बाद माइनस भी तो है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 900 900, सर माइनस प्लस माइनस होगा 4500, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 540x इंटू में 40, इंटू में 40, तो सर ये आ जाएगा 900 इंटू 40, दैट इज 36,000 माइनस 4500 इंटू 40, 1,80,000 प्लस 540 इंटू 40, इट विल बी 21,600 x। तो सर और फर्दर सॉल्व हो जाएगा। ये 36,000 है पॉजिटिव का, माइनस का है 1,80,000, तो ये आ जाएगा माइनस का 1,44,000 प्लस 21,600 x, ये 1,44,000 है।
प्लस का 21,600x। तो सर इसका मतलब 1 2 3, ये जो तीनों वैल्यूज है इसका एडिशन होगा लेबर मिक्स वेरिएंस के इक्वल। और लेबर मिक्स वेरिएंस कितना है सर, क्वेश्चन ने कहा लेबर मिक्स वेरिएंस है 10,800 नेगेटिव का, रख लो जरा माइनस का 10,800, सर इट विल बी इक्वल टू 1,62,000 माइनस 27,000x प्लस 72,000 माइनस का 9,000x प्लस माइनस का 1,44,000 प्लस का 21,600x। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 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 ही रहेगा। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सर ये सीधा सीधा आप माइनस लिख लो, माइनस 144, ये प्लस प्लस ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाकी में तो कोई चेंज आना नहीं है, बाकी में तो कोई चेंज आना नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार मैं फिर से वापस वही चीज कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको किसी भी तरीके का। चलो यही चीज कर दी मैंने वापस से। चलो सर माइनस 10,800, इधर फिगर्स ले आता हूं सारी, ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 1,62,000, ये फिगर भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 72,000। तो सर ये प्लस माइनस माइनस में फिगर है तो ये इधर आकर प्लस में आ जाएगी 1,44,000 इज इक्वल टू, ये है माइनस का 27,000x, ये है माइनस का 9,000x और ये है सर प्लस का 21,600x। x सॉल्व करता हूं पहले, 27,000 है माइनस का ही है 9,000 प्लस का है 21,600, तो सर ये माइनस का 14,400x आ गया। फिगर सॉल्व करते हैं, माइनस का है 10,800, माइनस का है 16,000 नहीं, माइनस का है 1,62,000, 10,800 है माइनस का है 1,62,000, माइनस का ही है 72,000 प्लस का है 1,44,000। तो सर ये आ गया माइनस का 1,00,800, माइनस माइनस कर दो कैंसिल, आपको आपका x मिल जाएगा। सर x आ गया आपका 7। x क्या था सर, x था आपका सेमी स्किल्ड वर्कर, तो आप यहां पे लिख दो सेमी स्किल्ड वर्कर होंगे 7, स्किल्ड वर्कर इसका डबल है तो सर इट विल बी 14, ये दोनों 21 हो गए, 21 हो गए तो सर अनस्किल्ड बच गए 4। ये आपका 6 नंबर में आंसर था। आप कहो सर नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, तो झूठ बोल रहे हो सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिख के एक्स वाई इक्वेशन तो बनानी आती है अपने को, इक्वेशन बनाना कौन सा मुश्किल बात हो गई? तो सर ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था और इसमें से 6 में से 6 नंबर काफी बच्चों के आएंगे, काफी बच्चों के 6 में से 6 नंबर आएंगे। और इसके बाद मैं क्लियरली बोल देता हूं, जो 4B है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। सर बहुत इजीली हम ये चीजें कैलकुलेट कर सकते थे अगर क्वेश्चन कंप्लीट होता तो। क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी? क्वेश्चन ने बजट और एक्चुअल बताया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताए, वर्किंग आवर्स पर डे बताए, नंबर ऑफ वर्कर्स बताए, आउटपुट पर मैन आवर बताया, फिक्स्ड ओवरहेड बताया, वेरिएबल ओवरहेड बताया। सेमी वेरिएबल ओवरहेड बताने की जरूरत क्या थी? सर क्वेश्चन ने सेमी वेरिएबल ओवरहेड बताया और ये नहीं बताया कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड में कितना पोर्शन हमें जाके फिक्स्ड में ऐड करना है, कितना पोर्शन जाके वेरिएबल में ऐड करना है, मतलब कितना पोर्शन इसका वेरिएबल पार्ट है, कितना पोर्शन फिक्स्ड है। अब कई बच्चों के माइंड में ये चलता है सर हमारे पास ये दो डेटा गिवन तो है, तो हम चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट कर लेंगे। लेकिन 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 ध्यान रखना, वो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट का फॉर्मूला तब अप्लाई हो पाता है जब आपके पास दो लेवल बजट के हों या दो लेवल एक्चुअल के हों। सर दो लेवल बजट के होने चाहिए तो चेंज इन बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन बजटेड आउटपुट आप कर सकते हो। सिमिलरली
चेंज इन एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्चुअल आउटपुट आप कर सकते हो, लेकिन सर यहां पे तो एक बजटेड आउटपुट और एक एक्चुअल आउटपुट है, इन दोनों का चेंज आप नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को क्लियर देना चाहिए था कि सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड का कितना पार्ट बजट में और एक्चुअल में कितना पार्ट वेरिएबल और कितना पार्ट फिक्स है, जो यहां पे नहीं दिया। तो ये आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन की, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में यहां पे ग्रेस मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके देखो मल्टीपल सॉल्यूशंस है। वो वाली बात है, या तो आप ये करो कि सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड को सारा का सारा फिक्स्ड मान लो, या सारा का सारा वेरिएबल मानो, या इसको इग्नोर कर दो। कोई बच्चा कहेगा सर आधा आधा मान लेता हूं, कोई कहेगा 3/4 1/4 मान लेता हूं, कोई कुछ प्रोपोर्शन मानेगा। अकॉर्डिंगली सबके आंसर वेरी यहां पे कर सकते हैं। बाकी मैं कहूं तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी गिवन थे, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी गिवन थे, नंबर ऑफ वर्कर्स भी गिवन थे। तीनों को मल्टीप्लाई करके आप बजटेड आवर्स निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा। क्यों नहीं करवा रहा सर? जब डेटा ही नहीं है पूरा, तो पूरा कंप्लीट तो कर नहीं पाऊंगा, बट जस्ट समझा देता हूं कि कैसे सॉल्व हो सकता था। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 9 × 132, सर हमारे पास एक्चुअल आवर्स आ जाते। आउटपुट पर मैन आवर गिवन है, इन नंबर ऑफ आवर्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको बजटेड आउटपुट मिल जाता। एक्चुअल आवर्स को इस आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका एक्चुअल आउटपुट मिल जाता, जिसकी वजह से आप इजीली स्टैंडर्ड आवर्स भी निकाल सकते थे। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड गिवन थे, अकॉर्डिंगली बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाती अगर बता दिया जाता कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड का कितना पार्ट वेरिएबल है कितना पार्ट फिक्स है। तो सर इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, आप यहां पे ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये चीजें कैलकुलेट करके आए होंगे एग्जाम में, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का आपने क्या किया, कुछ भी किया हो, डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर बजटेड आवर्स निकाले एग्जाम में, एक्चुअल आवर्स निकाले, बजटेड आउटपुट निकाल दिया, एक्चुअल आउटपुट निकाल दिया, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल दिए, बजटेड रेट निकाल दिया पर आवर का, सर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वगैरह सारी चीजें आपकी इन एनी केस जो भी है स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पे, बाकी सारी चीजें तो गलत होनी ही है। तो सिंपल मैं कहूं बजटेड आवर्स एक्चुअल आवर्स, बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, बस ये चीजें अगर आपने निकाल दी होगी, आपको मार्क्स एग्जामिनर को देने पड़ेंगे ग्रेस मार्किंग के अंदर 6 में से 6। तो सर ये क्वेश्चन इजी था, बट जब डेटा सही नहीं है तो आप भी क्या कर सकते हो। तो इसका मतलब सर अब क्रक्स ये है, लास्ट क्वेश्चन बच गया जो थ्योरी है, जो ऑफ कोर्स अपने को तो 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं भाई प्रैक्टिकल हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे ने पेशेंस के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट किया हो तो ये जो 50 नंबर का पार्ट था इसमें आप 5 1 2 5 कहां से आ गए, 1 2 3 और 4 नहीं, 4 नहीं सर, बिल्कुल 1 2 3 4 4 नंबर आपके यहां पे आने चाहिए थे, 4 यहां पे, 4 यहां पे, 12 नंबर तो इसमें आने चाहिए, 3 ये 15, 6 इसमें आ सकते थे 21, 6 इसमें 27 और 6 नंबर इसमें 33। सर 50 में से 30 मार्क्स 33 मार्क्स आप लेकर आ सकते थे। तो टफ पेपर में भी बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सर ऐसा नहीं है कि टफ है तो ऐसा है कि भाई सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट को जो रिजल्ट रखना है वो रखेगा। आप ये मान के चलो ये पेपर आपका खराब भी हुआ है, आप इसमें फेल शायद नहीं होगे। अगर आपने इसमें अटेम्प्ट किया होगा तो आप खाली कॉपी छोड़ के आ जाओगे, एग्जामिनर नंबर कहां देगा, वो वाली बात। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है थ्योरी है, आप खुद भी इजीली इसको कर सकते हो। शॉर्ट नोट करने थे आपको, 3 शॉर्ट नोट करने थे, कितने गिवन थे, 4 में से। सर ब्रेक इवन एनालिसिस पूछा था, वेरिएंस एनालिसिस पूछा था, बजट मैनुअल, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में से हो गया, ये स्टैंडर्ड में से हो गया, ये बजट में से हो गया। क्या वेटेज दे रहे हैं इसकी, राइट शॉर्ट नोट नहीं, 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग। 4 नंबर की वेटेज चल रही है सर, 4 नंबर ठीक है, 2 3 लाइन में भी आंसर लिखोगे, मोर देन सफिशिएंट है। स्टेट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, सर एक ही तो डिफरेंस बताना था, डायरेक्ट और मार्जिनल के अंदर, मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन के अंदर, पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में एक डिफरेंस लिखना था 4 नंबर के लिए। सिमिलरली स्टेट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट, सेल फोरकास्ट, कैश बजट, कैश फ्लो, जीरो बेस बजट और
कन्वेंशनल दैट इज ट्रेडिशनल, या फिर स्टेट ओनली वन बेसिक डिफरेंस इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बजट कॉस्ट के साथ और स्टैंडर्ड आवर को बजटेड आवर के साथ। तो सर मैं तो यही कहता हूं, ठीक है थ्योरी तक तो जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, लेकिन इस तरीके के पेपर में आप अगर थ्योरी में हाथ डाल रहे हो तो भी कोई गलत बात तो नहीं है, बट फिर भी 50 में से सर 33 मार्क्स लाने लायक ये पेपर है। और एफएम का पेपर उतना ट्रिकी नहीं है जितना कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको जो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जून 2023 टर्म के लिए जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज पार्ट ए का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि और भी सजेस्टेड आंसर हम जब आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने जब आती है और हमें उसमें अच्छे लाइक मिलते हैं तो हम और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, अपनी फैकल्टीज को भी बोलते हैं कि आप भी सजेस्टेड आंसर लेकर आओ जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एजुकेशन है यार, एजुकेशन है, खुद बेनिफिट मत लीजिए, बाकियों के साथ भी बेनिफिट को शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर उनके साथ शेयर करोगे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, और अगर आपका कोई नुकसान नहीं है, किसी को बेनिफिट हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। जो मॉनेटरी चीजें होती है उसमें तो आप किसी को पैसा दोगे तो आपका नुकसान है, उसका फायदा है, लेकिन एजुकेशन में तो आप किसी के साथ शेयर कर दोगे, आपका नुकसान नहीं हुआ, उसका बेनिफिट हो गया। इवन हो सकता है वो जब वीडियो को देखे वो कुछ और एनालिसिस करके कमेंट में डाले जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ एक बात और, सर अगर आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाए हैं पीपीटीज पे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ हमसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, जिस पे आप व्हाट्सएप करके बता दीजिए हमें कि सर मुझे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सजेस्टेड आंसर का सॉल्यूशन चाहिए जुलाई 2023 एग्जाम टर्म का। आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ मैसेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स ऑफ मैसेज, कई बार तो 24 सेकंड्स में भी आपको मिल जाता है, बट मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट सीरीज, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए पार्ट बी इसी पेपर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सॉल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।